Assalamualaikum everyone. This is Hifza Waheed back with another video. Continuing the previous one, that is, we are solving past paper questions from first 5 chapters of physics 9702, right? So let's see. Four combinations of vectors are shown, each representing all the forces acting on an object. Forces all act in the same plane. Object is in equilibrium. This is the key point right here. Which combination of vectors could represent the forces acting? जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, हम उसके बारे में एक आध बात पढ़ते हैं. व्हाट इज दो बेसिक कंडीशंस है ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम में. दैट इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट शुड बी जीरो एंड सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो. दे डिड नॉट मेंशन कोई ऑब्जेक्ट की रोटेशनल मोशन, सो फोर्स वाली कंडीशन इज द कंडीशन वी आर कंसर्न्ड विद राइट नाउ, राइट? सो इसका मतलब है अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो रिजल्टेंट फोर्स होगी जीरो. अब एक जरा बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि वेक्टर जो डायग्राम होती है वो हमें कैसे बताती है कि कुछ रिजल्टेंट है या नहीं है. मैंने दो वेक्टर्स को ऐड करना है. फॉर सपोज ये हैं वो दो वेक्टर्स, ठीक है. हम उनको ऐड करते हैं ऐसे हेड टू टेल रूल. पहले के हेड पर दूसरे के टेल को प्लेस करें विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन, एंड जो आपके पास रिजल्टेंट आएगा वो सबसे पहले वाले के टेल पर उसकी टेल और सबसे आखिरी के हेड पर उसकी हेड होगी. ये आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, राइट? इसी तरह अगर फॉर सपोज आगे मेरे पास एक और वेक्टर होता तो मैं इन तीनों का सम कैसे लिखती? एक दूसरा वेक्टर एंड लेट्स नॉट चेंज द साइज ऑफ वेक्टर. सो एक, ये मेरे पास दूसरा वेक्टर आता, उसके हेड पर तीसरे की टेल आती. रिजल्टेंट कैसे बनाती? सबसे पहले के टेल पर रिजल्टेंट का टेल, सबसे आखिरी के हेड पर रिजल्टेंट का हेड. यानी अगर आपने किसी जगह पर वेक्टर डायग्राम्स बनाई हैं एंड अगर उस केस में रिजल्टेंट नॉन जीरो है तो यू विल सी अ पॉइंट जहां पर दो वेक्टर्स का टेल आपस में मैच कर रहा होगा, या यू विल सी अ पॉइंट जहां पर दो वेक्टर्स का हेड आपस में मैच कर रहा होगा, राइट? इसकी जितनी लेंथ होगी आप कहेंगे उतनी ग्रेटर मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट की. इसकी लेंथ जितनी कम होगी आप कहेंगे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उतना कम है. एंड यू माइट एंड अप सीइंग अ डायग्राम. फॉर सपोज ये तीन मेरे पास वेक्टर्स होते, एक ये, दूसरा ये एंड तीसरा मेरे पास होता ये वेक्टर, राइट? इन तीनों का जरा रिजल्टेंट निकालें. पहला, दूसरे की वैल्यू रखी, दिस राइट हियर इज द थर्ड वन. दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल रखें, आपके पास ये आ जाता. सी, डू यू सी अ पॉइंट जहां पर दो वेक्टर्स का टेल या दो वेक्टर्स का हेड मीट कर रहा है? नो. इसका मतलब है देयर इज नो रिजल्टेंट इन दिस केस. इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी जिसपे ये तीन फोर्सेस इन डायरेक्शन में लग रही हैं इज जीरो, राइट? एंड रिजल्टेंट फोर्स का जीरो होना इज वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. आप क्या देखेंगे? आप ऊपर गिवन डायग्राम्स में से देखेंगे कौन सी ऐसी डायग्राम्स हैं जिसमें वेक्टर में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसपे दोनों हेड या दोनों टेल मीट कर रहे हो, राइट? डू यू सी टू टेल्स हियर, टू हेड्स हियर? इसमें रिजल्टेंट नॉन जीरो है. दिस राइट हियर इज द रिजल्टेंट वेक्टर जिसका टेल किसी के टेल से और जिसका हेड किसी के हेड से मीट कर रहा है. अब इसी तरह इसको यहाँ पर देख लें. तो सी दिस इज द पॉइंट जिसपे दो का हेड मीट कर रहा है. क्लियर? रिजल्टेंट है कुछ ना कुछ. यहाँ पर देखें, डू यू सी अ रिजल्टेंट? इस वक्त सी दिस इज द पॉइंट जिसपे दो का टेल मीट कर रहा है. कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए वेक्टर की ओरिएंटेशन ऐसी रखते हैं कि आपको दिखने में लगे कि नहीं ये तो दोनों का टेल है या दोनों का हेड है, इसका मतलब है रिजल्टेंट जीरो है. बट आपको हेड टू टेल रूल वाइज उसको प्लेस करना है और फिर देखना है कि कोई पॉइंट ऐसा है जिधर दो हेड या दो टेल मीट करें. जैसे यहाँ पर देखें, पहला वेक्टर फॉर सपोज मैं इसको कंसिडर कर लेती हूँ, इट इज अप टू मी. इसके हेड पर ये रहा दूसरे का टेल, इसके हेड पर तीसरे का टेल आना चाहिए. सो मैं इसको यहाँ से उठाऊंगी पैरेलल एंड मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर दूंगी. सी, यू सी अ पॉइंट जिसपे दोनों का टेल और जिसपे दोनों का हेड मीट कर रहा है. क्लियर? इसका मतलब है इसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट वैल्यू है. या आप इसके बजाय इसको ना चेंज करें, यहाँ से आप इस दूसरे को चेंज कर दें, आप इस वेक्टर को उठाएं एंड इसको यहाँ पर प्लेस कर दें. ठीक है? तो पहला वेक्टर इसके हेड पर दूसरा वेक्टर प्लेस किया, या आपके पास तीसरा वेक्टर आ रहा है. यू सी अ पॉइंट जिसपे दो टेल और वो पॉइंट जिसपे दो हेड आ रहे हैं, इसका मतलब है कुछ ना कुछ नॉन जीरो रिजल्टेंट है. आउट ऑफ ऑप्शन. दिस राइट हियर अगेन, पहली नजर में आप देखेंगे तो आप तो कहेंगे कि सी देयर इज अ पॉइंट जिसपे दो टेल मीट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये तो नॉन जीरो रिजल्टेंट देगा.
9। हेड टू टेल रूल वाइज इसको प्लेस करके देखें। आप इस वेक्टर को यहाँ से उठाएं एंड बगैर ओरिएंटेशन या इसकी लेंथ चेंज किए इसकी बस पोजीशन चेंज करते हैं। सी अभी भी इट वाज ओरिएंटेड, पहले भी इट वाज ओरिएंटेड अलोंग वाई एक्सिस, अभी भी इट इज ओरिएंटेड इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, राइट। सो मैंने इसकी ओरिएंटेशन नहीं चेंज की, मैंने वेक्टर की लेंथ भी नहीं चेंज की, बस मैंने उसकी प्लेसमेंट हेड टू टेल रूल के हिसाब से कर दी। सी अगर मैं इसको पहला वेक्टर कहती हूँ तो पहला वेक्टर इसके हेड पर दूसरे की टेल, दूसरा वेक्टर इसके हेड पर तीसरे की टेल। सी ये है आपके पास वो ट्राइंगल तीनों फोर्सेस का। क्या आप कोई ऐसा पॉइंट देख रहे हैं जिसपे दो टेल या कोई ऐसा पॉइंट जिसपे दो हेड मीट कर रहे हैं? नो यू डोंट। इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स इन दिस केस इज जीरो, यानी दिस इज द केस जो शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है, बिकॉज इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि रिजल्टेंट फोर्स शुड बी जीरो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। Then we have another question here. It says a rectangular metal bar exerts a pressure of 15,200 pascals on the horizontal surface on which it rests. The height of the metal bar is 80 centimeters. मुझे यहाँ अपने आंसर में नजर आ रहा है, it is not centimeter, it is meter. So do yourself a favor and यहीं पर इसको convert कर लें and write it 0.80 meters. Now आपसे कह रहे हैं what is the density of metal? डेंसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। इज देयर अ फॉर्मूला जिसमें आप प्रेशर की मदद से डेंसिटी निकाल लिया करते थे? एक फॉर्मूला तो जो हमने पढ़ा है, इट इज प्रेशर इक्वल्स रॉ जी एच, राइट। लेकिन ये खैर जो हम खास तौर पे ये पढ़ते थे, ये हम फ्लूइड डायनामिक्स में, राइट, डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी वाले केसेस में, या फॉर एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड, ऐसे वाले केसेस में, या एक कंटेनर के अंदर लिक्विड है, एक सर्टेन पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, हम खास तौर पे उन केसेस के लिए पढ़ते थे। सो इफ यू आर अनसर्टेन कि पता नहीं ये वाला फार्मूला मुझे इधर लगाना चाहिए था या नहीं था लगाना चाहिए, तो आप बेसिक फार्मूला ऑफ प्रेशर से स्टार्ट करें। इस केस में यू विल एंड अप गेटिंग द सेम फार्मूला। कैसे? आपका है मुझे प्रेशर गिवन है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड मुझे निकालनी है डेंसिटी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या इस फॉर्मूला में मैं किसी तरह मास इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ? तो आप क्या करें, फोर्स को ओपन कर दें, mg में ब्रेक कर दें, एंड देन वी हैव एरिया हियर। अब मेरे पास तो ठीक है मास तो आ गया, बट डिनोमिनेटर में वॉल्यूम नहीं है, मेरे पास तो एरिया है। एरिया को मैं क्या करूं कि मेरे पास वॉल्यूम आ जाए? यू कैन मल्टीप्लाई इट विद हाइट, बट जाहिर है कंपनसेट करने के लिए आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करें हाइट से। नेक्स्ट स्टेप में व्हाट विल यू गेट? इट इज mgh, डिनोमिनेटर में एरिया इनटू हाइट, दिस विल गिव यू वॉल्यूम। सी mass divided by volume, it is density, this gh right here, and this is the formula जो हम प्रेशर का पढ़ रहे थे। see, pressure is raw gh। आपको क्या कैलकुलेट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट रॉ, तो रीराइट कर देना, pressure divided by gh will give you the value of raw। pressure is in its standard unit, it is 15200। gravity standard meters per second वाली square वाली रखें, it is 9.81, and height in the standard unit, that is in meter, 0.80 रखें। Place these values in your calculator and you'll get 1900 kilograms per cubic meter। Then आपसे कह रहे हैं a mass attached to the lower end of a string bounces up and down। ये बना लेते हैं एक mass, this is in its unstretched position, फॉर सपोज जब ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर था। फिर जाहिर है वेट हैंग हुआ हुआ है तो स्ट्रेच होकर डाउनवर्ड जाएगा, ऑसिलेशन का केस है। हम कहते हैं वेट की वजह से डाउनवर्ड आएगा, स्प्रिंग की रीस्टोरिंग फोर्सेस है वापस ऊपर लेके आने की कोशिश करेगी, बट ऊपर आते आते उसूलन तो इसे इस पॉइंट पर आकर रुक जाना चाहिए बिकॉज ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। लेकिन यहाँ तक आते आते वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की बहुत ज्यादा हो गई होती है, राइट, एंड ऑब्जेक्ट का इनर्शिया बहुत बिल्डअप हो गया होता है। इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे रुक नहीं पाता एंड ये ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाता है, इसीलिए ये इधर पहुंच जाएगा। फिर अब अपनी मीन पोजीशन से तो डिस्प्लेस है, रीस्टोरिंग फोर्स तो फिर से काम करेगी बिकॉज इट टेंड्स टू रीस्टोर द इक्विलिब्रियम अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये वापस डाउनवर्ड आना शुरू करेगा। डाउनवर्ड आते आते अगेन उसूलन इस पॉइंट पे से रुक जाना चाहिए, बट यहाँ तक आते आते स्पीड इतनी बिल्डअप हो गई और इसका मोमेंटम इतना है कि ये अगेन डाउनवर्ड मोशन चला जाएगा। दिस इज हाउ ऑब्जेक्ट्स कीप ऑन ऑसिलेटिंग, राइट, जब आप उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको डिस्टर्ब करते हैं। अब इन बातों को जहन में रखकर, कंसिडरिंग कि दिस इज द मेन पोजीशन, दैट इज दिस इज द अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन,
राइट। एंड जब भी कोई ऑब्जेक्ट जिसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जब वो अपनी अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन पे होता है तो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो होती है। एंड जब वो अपनी डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर पहुंचता है, बी इट ऑन द पॉजिटिव एक्सिस और इन दी नेगेटिव एक्सिस, इस केस में जो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाती है। बिकॉज जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है ना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर यानी ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, इसी तरह इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है जब ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजिशन से दूर जाता है। अब अगर ये अपवर्ड भी जा रहा है तब भी ये मीन पोजीशन से दूर है, और अगर ये यहाँ से डाउनवर्ड आ रहा है तब भी ये मीन पोजीशन से दूर है। इसका मतलब है दोनों टॉप टॉप और बॉटम इन दोनों पोजीशंस पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अभी तो हमने आइडिया लिया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, अब जरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी आइडिया ले लेते हैं। ग्रेविटेशन के बारे में हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट जब अर्थ से, वैसे तो खैर ये बहुत करेक्ट आइडिया नहीं है बिकॉज हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं दैट इज कि आपके लिए पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जरूरी है एंड ऑल दीज थिंग्स, बट खैर उस चीज को अगर हम अभी इग्नोर करें तो फिलहाल टॉपिक के हिसाब से जो चीज हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ से अवे जाता है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। तो व्हाट डू यू थिंक इन तीन पोजिशंस में से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? एट दिस पॉइंट, जब ये फॉर सपोज मैं कह देती हूँ अर्थ यहाँ गई था, राइट? So this is the greatest separation from Earth. This is comparatively smaller and this is और ज्यादा smaller. So gravitational potential energy maximum कब होगी? जब Earth से सबसे दूर, that is इस point पे gravitational potential energy is maximum. इसी तरह how about kinetic energy? हम तो पढ़ते हैं energies जो है वो conserve रहती हैं, right? ऐसा नहीं हो सकता कि एक point पे object की तीनों energies maximum है, right? और अभी मैंने ये टॉपिक एक्सप्लेन करते हुए आपसे कहा ऑब्जेक्ट जब आपने इसको डिस्प्लेस किया एंड ये डाउनवर्ड आया, ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपवर्ड जाना शुरू होगा, इसकी स्पीड जाहिर है बढ़ती जाएगी, बट उसूलन इसे यहाँ पर रुक जाना चाहिए। बट यहाँ तक आते हुए इसकी स्पीड अच्छी खासी हो गई भी होती है, राइट? एंड इनर्शिया भी बिल्टअप हो गया होता है, तो ये इस पॉइंट पे रुक नहीं पाता, अवे मूव करना शुरू करता है। अवे मूव कब तक मूव करेगा? जाहिर है स्पीड इसकी कम होती जाएगी, कम होते होते एक पॉइंट आएगा जिसपे स्पीड बिल्कुल जीरो हो जाएगी, राइट? फिर ये वापस नीचे मूव करना शुरू करेगा। तो इसका मतलब है ऑल इन ऑल इन इट्स जर्नी स्पीड इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, राइट इन द मिडल एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट? एंड जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की स्पीड मैक्सिमम होती है उसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। इट इज ऑब्वियस, राइट? अब आंसर करें इस क्वेश्चन को। आपसे कह रहे हैं बताएं ये तीनों एनर्जीज किस पॉइंट पे मैक्सिमम है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट टॉप, बट टॉप तो इन दोनों ऑप्शंस में आ रहा है। देन kinetic energy maximum कब है? In middle. By the way, this is middle position, this is top, and this right here is bottom. So kinetic energy is maximum at middle. This makes us conclude that option C is the correct option. And ये भी हम already देख चुके हैं कि elastic potential energy हमारे पास दोनों केसेस में, टॉप में भी ज्यादा है बॉटम में भी ज्यादा है, बट टॉप का तो ऑप्शन ही नहीं गिवन, एंड इट इज ऑब्वियस इस मिडल वाले से भी कि करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी हियर। Then we have another question. It says a block of weight 80 Newton is pushed a distance 60 centimeters up a slope inclined at 30 degree to the horizontal. There is a frictional force of 25 Newton. बाद के लिए ना छोड़ें, अभी इन्होंने बताया है कि इस ब्लॉक को आपने अपवर्ड मूव करवाया है, फॉरन फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन बना लें। फ्रिक्शन ओपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो फ्रिक्शन की फोर्स होनी चाहिए डायरेक्टेड डाउनवर्ड, डाउन द स्लोप, नॉट डाउनवर्ड, डाउन द स्लोप, एंड इसका मैग्नीट्यूड है 25 न्यूटन। एंड आपसे कह रहे हैं जाहिर है ऑब्जेक्ट को आप मूव करवा रहे हैं, ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन की भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ एनर्जी अपनी यूटिलाइज कर रहा है किसके लिए? फॉर डूइंग वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? इसी तरह ग्रेविटी तो ऑब्जेक्ट को अर्थ के करीब लाना चाहती है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे अप दी स्लोप मूव कर रहा है, इट इज आल्सो मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट अर्थ से भी अवे जा रहा है। इसका मतलब है फिर ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स को भी ओवरकम करने के लिए, इसका मतलब है इट इज डूइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड एज वेल,
राइट? आपसे उन्हीं दो की वैल्यू निकालनी है। आपको निकालना है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। Work done is the product of force and displacement, right? So you should be writing force of gravity times the displacement in the direction of gravity. This right here is the key point. इसी तरह, for calculating the work done against frictional force, you should be right force due to friction times the displacement in the direction of friction, right? And by the way, यहाँ पे जब मैं फ्रिक्शनल डायरेक्शन की बात करूंगी, इसका मतलब है फ्रिक्शन इज डाउन दी स्लोप, तो आप या तो डाउन दी स्लोप या तो अप दी स्लोप, ऐसा कोई डिस्टेंस ले सकते हैं। आप अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसा कोई डिस्टेंस नहीं लेंगे। एंड यहाँ पर जब मैं ग्रेविटी कंसिडर करूंगी, इसका मतलब है ग्रेविटी इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट? सो या तो मैं वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्टेंस लूँ या मैं वर्टिकली अपवर्ड, जो कि बाय द वे सेम ही आएगा, वो लूँ। कोई स्लांटेड या कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एप्लीकेबल नहीं है, राइट? अब आंसर करें जरा इस क्वेश्चन को। फ्रिक्शनल फोर्स इज गिवन टू बी 25 न्यूटन। ऑब्जेक्ट ने फ्रिक्शनल फोर्स के ही एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है यहां से यहां तक जाने में? इट हैज ट्रैवल्ड 60 सेंटीमीटर्स। सी, फ्रिक्शन भी ऐसे ही डायरेक्टेड है एंड ऑब्जेक्ट ने भी यहाँ कहीं पर ही डिस्टेंस ट्रैवल किया। ऑफ कोर्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जो कि बस यही आपको आइडिया देती है कि वर्क डन इज अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? सो आप यहाँ पर डिस्टेंस कौन सा रखेंगे? 60 सेंटीमीटर, जो कि जाहिर है आपने स्टैंडर्ड यूनिट में रखना है, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी अपने स्टैंडर्ड यूनिट में, ठीक है? So you should be writing 0.6. Put this value in your calculator, you'll get 15 Newton. But again, 15 तो इन दोनों ऑप्शंस में आ रहा है, अब दोनों में से कौन सा करेक्ट है? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी देख लें। ओके, माय बैड, आई डिड फ्रिक्शन की वर्किंग ऊपर, राइट? So just write it here. It is 25 into 0.6, that is 15 Newton. अब ऐसे ही आप ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कितना वर्क डन हुआ इसके अगेंस्ट वो निकाल लें। मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड जो फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, वो ऑलरेडी गिवन है, इट इज 80 न्यूटन्स। क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड या वर्टिकली अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट गिवन है? नहीं, मुझे तो डिस्प्लेसमेंट गिवन है ये वाली, इसको नहीं मैं यूज कर सकती अभी। जो जाहिर है मैंने इतनी लंबी आपको दास्तान सुनाई, उसके हिसाब से ये जो काम करनी है फिलहाल इसको हटा देते हैं, राइट? तो मैं इसको नहीं यूज कर सकती इस डिस्टेंस को। मुझे क्या करना है, आप देखें ऑब्जेक्ट ने स्टार्टिंग से एंडिंग पोजीशन तक वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। इट स्टार्टेड फ्रॉम वर्टिकल दिस हाइट, इट एंडेड एट दिस वर्टिकल हाइट। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट ने टोटल ये डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्लियर? मैं ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इसको यहाँ पर बना देती हूँ। ये डिस्टेंस तो हमें ग्राफ से पता है, इट इज डायग्राम से पता है, इट इज 60 सेंटीमीटर। ये वाला डिस्टेंस है जिसको मैंने डी जी का नाम दिया है, जो मुझे पता होना चाहिए। मुझे एक डिस्टेंस पता है, अगर तो मुझे ये वाला डिस्टेंस पता होता तो मैं आराम से पाइथागोरस लगाकर, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये वाला डीजी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेती, राइट? लेकिन मुझे ये डिस्टेंस नहीं पता। हम एक आध और फार्मूलाज पढ़ते हैं ना, जिसमें हम कहते हैं अगर आपको कोई दो साइड्स और एक एंगल के दरमियान का रिलेशन चाहिए तो फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, वी हैव साइन कॉस एंड टैन। तो क्या मुझे एक एंगल पता है? यहाँ पर पता तो है एंगल, बट मुझे ये एंगल पता है, ये एंगल तो नहीं पता। फिर आप मैथ्स का एक रूल लगाएं कि अगर एक लाइन है जो दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, राइट? तो ये जो एंगल्स होते हैं ये बराबर होते हैं, जो ये एंगल होता है वही सेम ये एंगल होता है, राइट? सो दिस मेक्स मी कंक्लूड कि ये जो एंगल थीटा था, यकीनन ये एंगल भी थीटा ही है। तो सी, मुझे ये एंगल पता चल गया, इट इज थीटा। मुझे पता है दिस इज थीटा, ये मुझे नजर आ रहा है हाइपोटेनस है। इसका मतलब है मैं अपने केस में क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि दिस इज द बेस ऑफ अ ट्राइंगल, दिस राइट हियर इज द परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल एंड दिस राइट हियर इज द हाइपोटेनस। अब देखें, मुझे हाइपोटेनस पता है एंड मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो इन दोनों को रिलेट करता है? इट इज साइन थीटा, राइट? so sin theta is perpendicular over hypotenuse. मुझे निकालनी है परपेंडिकुलर की वैल्यू, सो परपेंडिकुलर इज hypotenuse times sin theta. Hypotenuse is 60 centimeter. Make sure you write the value in correct unit, that is meter. So I should be writing 0.6 times sine of this angle, which is 30 degree. Put this value in your calculator. You'll get
I think 0.3. Yes, it is 0.3. 0.3, this is the value of what? This distance. It is 0.3 meters. क्योंकि आपने ये वाली हाइट अब मीटर्स में रख दी थी ना, तो आपके पास ये भी जो डिस्टेंस आया वो मीटर्स में आया. See, you know this distance in the direction of gravity, right? It is 0.3 meters. Be toward or away from gravity. In this case, it is away, right? So it is 0.3. Multiply these two values and you'll get 24. Why am I writing Newton? It should be joules, right? Because work done is the form of energy. It should be in joules. See, it is 24 joules. So the correct answer here is option B here. Then मेरे ख्याल में तो ये आप लोग को खुद कर लेना चाहिए. आपसे कह रहे हैं एक बॉल को ड्रॉप किया है रेस्ट से अर्थ की तरफ आ रही है, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल. बताएं स्पीड कैसे चेंज हो रही है हाइट के हिसाब से, राइट? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है. इसका मतलब है उसकी स्पीड चेंज हो रही है एंड चेंज होकर भी बढ़ रही है. इसका मतलब है अगर स्पीड कांस्टेंट होती तो मैं ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना देती. स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब है कर्व आएगा, राइट? अब वो कर्व टॉप से स्टार्ट क्यों होना चाहिए? बिकॉज ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट पर है और वो ग्राउंड पे आ रहा है. इसका मतलब है ऑब्जेक्ट, ये जो मेरे पास ग्राफ है बी और डी तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है बिकॉज ये जीरो से हाइट शुरू होकर एंड ऊपर जा रहे हैं. ए नहीं हो सकता बिकॉज ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इट इज एक्सेलरेटिंग. लीव्स अस विद ऑप्शन सी हियर, राइट? एंड हाँ, अगर एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ कोई ऐसा ग्राफ दिया हुआ होता तो आपको पता होना चाहिए कि इवन दो इट इज द ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, लेकिन ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ आएगा बिकॉज इट शोज के हर बार स्पीड जो बढ़ रही है उसमें ऑब्जेक्ट पहले के मुकाबले में सी कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. फिर अगली बार उतनी ही स्पीड बढ़ने पे ऑब्जेक्ट ने फिर पहले से कम डिस्टेंस ट्रैवल किया एंड सो ऑन. सो दिस इज फॉर डिसेलरेशन, जबकि मुझे पता है ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है. So option C is correct here. Then finally एक बहुत आसान सवाल we have here. Power is transferred through a machine. आपने मशीन को कुछ ना कुछ इनपुट पावर दिया एंड जाहिर है हम पढ़ते हैं कि कोई भी इंजन कोई भी मशीन्स अभी तक हमारे पास 100% एफिशिएंट नहीं है. इसका मतलब है आप उसको जितनी भी इनपुट पावर या एनर्जी देंगे वो सबको यूजफुल आउटपुट पावर में या यूजफुल आउटपुट एनर्जी में नहीं कन्वर्ट करेगा, वो कुछ ना कुछ पार्ट लॉस करेगा. अब वो साउंड एनर्जी जनरेट करने में हो सकता है, हीट में हो सकता है, वाइब्रेशन में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट फॉर श्योर सिस्टम कुछ ना कुछ एनर्जी पावर डिसिपेट करेगा, लूज करेगा, राइट? तो सिस्टम की एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी represented with this symbol is useful output. अगर आप पावर के टर्म्स में लिखते हैं तो you'll write useful output power. आप एनर्जी के टर्म्स में लिखते हैं तो you'll write useful output energy divided by total input पावर और एनर्जी, राइट? अब यहाँ पे देखें यूजफुल आउटपुट कौन सा था. दिस वाज पी नॉट बिकॉज ये जो हीट के टर्म्स में गया था ये यूजफुल नहीं था, ठीक है? एंड टोटल इनपुट आपने कितना दिया? इट वाज पी आई. ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. देन हमने मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं. फिर हमने मटेरियल्स का स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ भी पढ़ा था. हमने कहा था स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया. आपने अपने ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्स लगाई पर यूनिट एरिया, एंड स्ट्रेन वाज इस फोर्स के रिजल्ट में ऑब्जेक्ट में जो डीफॉर्मेशन आई वो कैसी थी. खैर ये डीफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट की लेंथ में भी हो सकती है, उस केस में हम उसको टेंसाइल का नाम देते हैं. फोर्स को टेंसाइल फोर्स कहते हैं, स्ट्रेन को टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं, राइट? टेंसाइल इज स्पेसिफिकली लेंथ का इंक्रीज होना. अगर लेंथ का डिक्रीज होना है तो हम उसको कंप्रेसिव फोर्स या कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं, राइट? अगर फोर्स अप्लाई करने से या स्ट्रेस अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में चेंज आता है तो हम उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं. एंड अगर उसकी शेप में चेंज आता है तो हम उसको शियर स्ट्रेन कहते हैं, राइट? टेंसाइल की बात हो रही, यानी आपने ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट की, रिजल्ट में ऑब्जेक्ट इलोंगेट हो गया, राइट? सो आपके पास ये ग्राफ है. हम कहते थे जब तक आप कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते स्ट्रेन यानी इलोंगेशन इज जीरो. आई एम नॉट सेइंग कि ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल लेंथ इज जीरो. नो, ओरिजिनल उसकी कुछ ना कुछ लेंथ है, उस लेंथ में चेंज इज जीरो जब तक आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे. फिर जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते जाते हैं, सी जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ा रहे होते हैं स्ट्रेन भी बढ़ रहा होता है. इन दोनों का जो रिलेशन है वो
मोर और लेस लीनियर होता है, लेकिन एक पॉइंट तक। यानी मैं कह सकती हूँ कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो हमारे पास ट्रेंड आ रहा होता है ग्राफ में, वो स्ट्रेट लाइन आ रहा होता है, इसको मैं कहती हूँ प्रोपोर्शनैलिटी रीजन। एंड हुक्स लॉ सेज के स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल। तो मैं कहूंगी ए पॉइंट से पीछे पीछे ऑब्जेक्ट हुक्स लॉ को ओबे करता है, राइट। ये फिर आ जाती है इसकी प्रोपोर्शनैलिटी की लिमिट। यानी आगे भी जाकर जब हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो स्ट्रेन आ रहा है, सी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो चेंज होती जा रही है, लेकिन अब दिस चेंज इज नॉट लीनियर। डू यू सी, कुछ कर्व्ड बिहेवियर आ गया यहाँ पर, राइट। यानी स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए आपको पहले के मुकाबले में ग्रेटर स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है। तो मैं कहूंगी इस रीजन में ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, इट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। और हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट द मेजर ऑफ कि कोई ऑब्जेक्ट कितना स्ट्रेच हो सकता है। इलास्टिसिटी इज द मेजर कि ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाई, ठीक है, वो डीफॉर्म हो गया, स्ट्रेच, कंप्रेस, जो भी, जब आप फोर्स हटा दें तो इट्स एबिलिटी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, राइट। सो आप यहाँ पर भी फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्मेशन हो रही है, डिफॉर्मेशन इज नो लॉन्गर लीनियर, लेकिन आप फोर्स हटाएंगे तो ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर जाएगा, ट्रेस करेगा अपनी ओरिजिनल डायमेंशन को, राइट। इसीलिए हम कहते हैं ये पूरा रीजन इलास्टिक रीजन है, ये वाला भी इंक्लूडिंग दिस वन। हाँ, ये वाला हुक्स लॉ को ओबे करता है, बट ये वाला हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता, स्टिल इट इज इलास्टिसिटी का रीजन। उसके बाद ये आपके पास लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी आती है, दैट इज इलास्टिक लिमिट। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जो ऑब्जेक्ट बर्दाश्त कर सकता है विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद अगर आप ऑब्जेक्ट पर कोई इजाफी स्ट्रेस लगाएंगे, ऑब्जेक्ट इलोंगेट होगा, ऑफ कोर्स। जब आप फोर्स हटा देंगे, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन कंप्लीटली सिक्योर नहीं कर सकेगा, कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें रह जाएगी, राइट। सो दिस इज द रीजन विच इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी का रीजन, ठीक है। बिकॉज see, plasticity is the inability of a material to regain or to secure its original dimensions. आप पढ़ें इस क्वेश्चन को। अच्छा, this by the way as a ultimate tensile strength, ठीक है, जो आपका मटेरियल मैक्सिमम बर्दाश्त कर सकता है। so we have आपसे कह रहे हैं which point on the graph represents the elastic limit of the material, and it is quite obvious, it is B here. आपसे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते, इट वुड हैव बीन ए, और मैक्सिमम स्ट्रेस वो आपसे कहते, सो आप कह देते सी। फिर उसी जो बात मैंने अभी बताई है उसी को जहन में रखें। आपसे कह रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट उसके बारे में सही है। जब आप उस पर आपसे कह रहे हैं आपने जब उस पर फोर्स लगाई तो स्ट्रेच हो गया, एंड आपने फिर उसके बाद फोर्स हटा दी। आप बताएं, अगर इलास्टिकली और प्लास्टिकली स्ट्रेच हुआ है रबर बैंड, तो दोनों केसेस में फोर्स थर्मल एनर्जी में डिसिपेट हो जाएगी। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में तो ठीक है, एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। इलास्टिक के केस में एनर्जी बस बॉडी में स्टोर हो जाती है इन अ फॉर्म दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी, राइट। सो नो, थर्मल एनर्जी वाला केस नहीं है। अगर इलास्टिक स्ट्रेचिंग है तो हुक्स लॉ को ओबे करेगा। सी, पूरे इलास्टिक रीजन में हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता, यहाँ तक है रीजन इलास्टिसिटी का, बट उसमें से सिर्फ ये वाला रीजन है जिसमें इसने हुक्स लॉ को ओबे किया। तो ये स्टेटमेंट बहुत जनरल हो गई, ये नहीं मैं करेक्ट कह सकती। फिर आपसे कह रहे हैं अगर ये इलास्टिकली स्ट्रेच हुआ है तो ये जो फोर्स एक्सटेंशन का जो ग्राफ है ये आपको वर्क डन बताता है। फोर्स एक्सटेंशन का ग्राफ आपको वर्क डन बाय द फोर्स नहीं बताएगा, ये आपको बताएगा इलास्टिक constant of the object. Then, if the rubber band stretches plastically, rubber band will be longer after the force is removed than it was before the force was applied. Option that is making the most sense. Which is a scalar quantity. Do not disappoint me or even yourself by getting this question wrong. Then, आपसे कह रहे हैं a stone is dropped from a height of 20 meter above water. Graph shows the variation with the time of the velocity. जब जाहिर है आपने इसको रिलीज किया है, because they said it was dropped, it was not thrown.
जब आपने इसको ड्रॉप किया है, रिलीज किया, इसकी स्पीड है 0, जाहिर है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग, एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक आया। बट सी ऑब्जेक्ट तो जैसे जैसे डाउनवर्ड आएगा इसकी वेलोसिटी तो बढ़ती रहनी चाहिए। ये एक ड्रास्टिक सा शिफ्ट आ गया जिसमें वेलोसिटी अचानक से 20 से कम होकर 6 पर आ गई। आपको क्या लगता है सिचुएशन के हिसाब से? क्वेश्चन को पढ़ें एंड यू वुड नो कि दिस मस्ट बी द पॉइंट जिसमें अब वो स्टोन जिसको आपने एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया था वाटर के ऊपर, यहाँ से रिलीज होने के बाद यहाँ तक तो आते आते स्पीड बढ़ती गई, बट जब उसने इस रीजन को क्रॉस किया तो अब जाहिर है एक ग्रेटर शिफ्ट आया उसकी स्पीड में। सी, तो आप कहेंगे 2 सेकेंड्स पर यकीनन इस स्टोन ने वाटर की सरफेस को एनकाउंटर कर लिया। अब आपसे कह रहे हैं टोटल 4 सेकेंड्स के बाद आप बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। एंड जब ये आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इन चारों में उन्होंने डिस्टेंस को वाटर से रिलेट किया है, वाटर से ऊपर कितना डिस्टेंस है या वाटर से नीचे कितना डिस्टेंस है। तो सी इफ दिस इज द पॉइंट जिसमें इसने यकीनन वाटर की सरफेस को एनकाउंटर किया होगा, तो जाहिर है स्टोन का अपना तो कुछ न कुछ वेट है, तो सरफेस को एनकाउंटर करने के बाद भी डाउनवर्ड ही मूव किया होगा। ठीक है, ग्राफ ये जरूर बता रहा है कि अब ये डाउनवर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया है, यकीनन टर्मिनल वेलोसिटी होगी उसकी, इसीलिए कांस्टेंट से वो मूव किया। खैर, यहाँ पर उसने वाटर को एनकाउंटर किया, अगर मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाए जो इसने वाटर को एनकाउंटर करने के बाद ट्रैवल किया है, तो मैं कहूंगी स्टोन ने यकीनन इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। राइट, आप ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस ही देता है ना आपको, राइट, जो आप उसने वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर लिए। तो अब बताएं, दिस लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया मुझे और आपको निकालना आता है। आप इसकी बेस लें और आप इसकी हाइट लें। बेस इज, डू नॉट राइट 4, इट इज 4 माइनस 2, राइट, बिकॉज इस रीजन की लेंथ आपको रखनी है विच इज 2। एंड हाइट क्या लेंगे, यहाँ पर इट इज 0 एंड टॉप पर पहुंचकर इट इज 5, so you'll write 5 minus 0 which is 5, it is 10 meters। see, 4 second यानी at the end of the journey of 4 second it is at the distance 10 meters below the surface of water। Okay, so I am trying to keep the lecture duration from giving you a minor heart attack. So I think I should end this lecture here. Inshallah, in the next lecture, we'll be covering 20 onwards MCQs. Till then, Allah Hafiz.